हम लोग कल महमूद गजनवी के बारे में पढ़े थे। हम लोग कल क्या पढ़े थे? महमूद गजनवी के बारे में पढ़े थे। महमूद गजनवी किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपज था, ये भी मैंने आपको बताया था। उसमें इतना इस्लाम धर्म की रक्षा का क्यों भावना आया, ये मैंने कल आपको बताया था। महमूद गजनवी ने बुद्ध सिकन का उपाधि लिया था। बुद्ध सिकन अर्थात मूर्ति भंजक, अर्थात मूर्ति भंजक। बुद्ध सिकन का उपाधि लिया था अर्थात मूर्ति भंजक। भारत में क्या था? बुद्ध प्रस्ती था। भारत में क्या था? बुद्ध प्रस्ती था, मूर्ति पूजा था। उसको ये जो है महमूद गजनवी बुद्ध प्रस्ती को इसलिए बुद्ध सिकन का उपाधि लिया था कि हम मूर्ति पूजा यहां हम समाप्त कर देंगे। दूसरा बात, महमूद गजनवी का जो राज्यारोहण गजनी में हुआ वो 998 AD में हुआ। कल शायद मैं कुछ डेट ठीक नहीं बोला था, उसको मैं ठीक कर देता हूं। और 1030 AD तक महमूद गजनवी ने शासन किया। महमूद गजनवी का जो आक्रमण का जो डेट है, क्रोनोलॉजी है, वह हमें हेनरी इलियट नामक इतिहासकार जो है उसका क्रम देता है। विजय का जो क्रम है वो महमूद गजनवी का हेनरी इलियट ही देता है। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार है वह है उतवी। वो कौन है? उतवी। और उतवी ने किताब उल यामनी या तारीख उल यामनी का रचना किया। तारीख उल यामनी का रचना किया। महमूद गजनवी को नायब का भी उपाधि दिया जाता है, इस्लाम का नायब। इसलिए दिया जाता है कि इसने दो तरफ का काम किया। इसने जो गैर तुर्क जो थे, जो मुसलमान नहीं थे, उनसे अपनी समाज की सुरक्षा भी किया मध्य एशिया में। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम किया वह यह किया कि इसने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। इस्लाम धर्म का प्रचार किया। महमूद गजनवी का जो शासन है वह आप कह सकते हैं कि ईरानी भावना से ओतप्रोत है। और आप कह सकते हैं कि ईरानी जो कॉन्सेप्ट था, जो उसी का यह पुनर्जन्म भी था। पुनर्जन्म भी इसको कह सकते हैं या पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। ईरानी सभ्यता का पुनर्जागरण भी आप इसको कह सकते हैं, जो महमूद का शासनकाल है। देखिए, महमूद का जो शासनकाल था वह आप कह सकते हैं कि ईरान के क्षेत्रों पर था, है ना। और वहां पर कभी सामानी साम्राज्य का शासन था। और सामानी भी मूलतः ईरानी ही थे। सामानी भी मूलतः ईरानी ही थे। और ये लोग अरबी सभ्यता को कभी भी स्वीकार नहीं किए। ये लोग कभी भी अरबी सभ्यता और संस्कृति को स्वीकार नहीं किए। और यही कारण है कि फिरदौसी ने शाहनामा रचना किया और महमूद गजनवी को अफरासियाब का वंशज घोषित किया। ये सब कल हम लोग चर्चा किए थे। कल हम लोग एक चीज और बताना चाह रहे थे कि जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई तो मध्य ईरान के क्षेत्र में और सीरिया के क्षेत्र में और इराक के क्षेत्र में जो है वह सल्जुक साम्राज्य का उदय हुआ। यहाँ पर कौन सा साम्राज्य का? महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद ईरान के क्षेत्र में, इराक के क्षेत्र में और सीरिया के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सल्जुक साम्राज्य का उदय हुआ। किस साम्राज्य का उदय हुआ? सल्जुक साम्राज्य का उदय हुआ। सल्जुक साम्राज्य का जो उदय हुआ वह इसी समय महमूद गजनवी का बेटा था सुल्तान मसूद। सुल्तान मसूद था। और सुल्तान मसूद जो है सल्जुक साम्राज्य से खुरासान जीतना चाहता था। सल्जुक साम्राज्य से खुरासान जीतना चाहता था, लेकिन सुल्तान मसूद हार गया और भागकर गजनी आ गया। गजनी और पंजाब पर अपना कब्जा जब शासन स्थापित किया। अब जो है गजनी वंश, गजनवी वंश जो है सिर्फ गजनी और पंजाब तक ही सीमित रह गया।
लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी के आक्रमण के 150 वर्ष तक भारत पर कोई वैसा आक्रमण नहीं हुआ और सल्जुक साम्राज्य जो है अपना शासन कर रहा था। मैंने ये बता ही दिया था कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उठवी है और फिरदौसी उसका शाहनामा लिखा था। और तीसरा चीज कि महमूद गजनवी के साथ जो एक इतिहासकार आए थे भारत, उनका नाम था अल-बिरूनी। ये 3 आप फैक्ट्स याद रखिएगा। और यहां पर मैंने बताया कि महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद सुल्तान मसूद जो है सफवी सल्जुक साम्राज्य के साथ खुरासान के मुद्दे पर संघर्ष किया और पराजित हो गया और वो भागकर गजनी और पंजाब में आकर सिमट गया। अब गजनी वंश जो है ये जो है पंजाब और गजनी तक ही सिमट कर रह गया और ये कोई बहुत बड़ी सैनिक शक्ति भी नहीं रह गया भारत के लिए। और बहुत सारे आप कह सकते हैं कि उसी समय पृथ्वीराज चौहान एक शासक हुए भारत के, उन लोगों ने इन तुर्की शासकों को बहुत बार पराजित किया। अब ये जो है मात्र घुसपैठिया रह गए। गजनवी शासक भारत में एक मात्र घुसपैठिया रह गए, जैसे अरब थे उसी प्रकार इनका भी महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद एक मात्र शक्ति रह गया। यही सल्जुक साम्राज्य फिर जो है आप कह सकते हैं कि 1150 के आसपास सल्जुक साम्राज्य जो है टूटने लगा। सल्जुक साम्राज्य टूटने लगा। सल्जुक साम्राज्य का टूटने का वही कारण था कि इसकी जो पूर्वी सीमा पर था तुर्क आबादी रहती थी। वही तुर्क आबादी जो कभी सामान्य साम्राज्य के लिए खतरा था और उससे गाजी इस्लाम का पैदा हुआ था, वही तुर्क जो है फिर से सल्जुक साम्राज्य के लिए खतरा पैदा होने लगे। और ये तुर्क जो है सल्जुक साम्राज्य को 2 भाग में बांट दिए। एक ईरान में ख्वारिज्म साम्राज्य आया, ईरान में ख्वारिज्म साम्राज्य आया और उत्तर पश्चिम में गोर साम्राज्य आया, गोर साम्राज्य आया। ख्वारिज्म साम्राज्य और गोर साम्राज्य के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता था। किस मुद्दे के लिए लेकर? तो खुरासान के लिए लेकर कि खुरासान पर किसका कब्जा होगा। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लगभग आप कह सकते हैं कि 1150 के आसपास 1150 के आसपास ईरान में आया ख्वारिज्म साम्राज्य और उत्तर पश्चिम जो अफगानिस्तान है, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान है, वहां पर आया गोर साम्राज्य। और गोर साम्राज्य का जो संस्थापक था वह अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन गोर भी जो था किसी समय गजनी साम्राज्य का एक प्रांत था और गजनवी के अंतर्गत ही ये लोग आप कह सकते हैं कि एक सैनिक हुआ करते थे, सैनिक सामंत हुआ करते थे। लेकिन बाद में गोर साम्राज्य गजनी से स्वतंत्र हो गया और अलाउद्दीन ने गजनी को जो है आंख से जला दिया, इसलिए इसको जहांसोज का उपाधि दिया गया। अलाउद्दीन ने जहांसोज का उपाधि लिया। जहांसोज का अर्थ हुआ दुनिया को आंख से जलाने वाला, दुनिया को आंख से जलाने वाला अलाउद्दीन ने उपाधि लिया था। यह सब घटनाक्रम आप कह सकते हैं कि 1150 ईस्वी के आसपास है। इसी अलाउद्दीन का एक भाई था जिसका नाम मोहम्मद गोरी था। इसको शहाबुद्दीन गोरी भी कहा जाता है। या मुहिजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है। मुहिजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है। इसने 1173 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। गजनी की गद्दी पर यह बैठा। शहाबुद्दीन गोरी या मुहिजुद्दीन मोहम्मद बिन साम इतिहास में या मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध है और 1173 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। और इसका जो बड़ा भाई था गोर से शासन कर रहा था और ये जो था गजनी से शासन कर रहा था। इसको शहाबुद्दीन मोहम्मद भी कहा जाता है और उसको जो है जो गोरी से शासन कर रहा था गौर से, उसको शहाबुद्दीन गोरी कहा जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों जो है भाई थे और दोनों जो है संसवनी वंश के थे। संसवनी वंश के थे ये। इनको कौन से वंश थे? संसवनी वंश के थे। मोहम्मद गोरी ने
जो है गोमल, देखिए भारत में आक्रमण आने का एक दो रास्ता है, गोमल दर्रा और खैबर दर्रा, खैबर और बोलन दर्रा। तो गोमल दर्रा से मोहम्मद गोरी आया और मुल्तान और उच्च को जीत लिया, मुल्तान और उच्च को जीत लिया। यह घटना 1175 ईडी का है। मोहम्मद गोरी मुल्तान और उच्च को 1175 ईडी में जीत लिया गोमल दर्रा से आकर। फिर वह राजपूताना होते हुए आगे बढ़ा और 1178 ईडी में राजपूताना से होकर वो गुजरात में एंट्री किया और आबू के निकट एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है चालुक्य शासक भीम द्वितीय था और इस भीम द्वितीय से जो है मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ। कहा जाता है कि इसको कैद कर लिया था भीम द्वितीय ने, लेकिन फिर इसको छोड़ दिया। मोहम्मद गोरी जो है फिर जो है वापस चला गया गजनी। मोहम्मद गोरी यह बात अब समझ चुका था कि हम भारत पर गोमल दर्रे से आए हैं तो ये बेवकूफ़ी का काम है। हमको जब भी आना चाहिए तो पंजाब को जीतने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता है आप खैबर और बोलन दर्रा से, गोमल दर्रा से भारत को नहीं जीता जा सकता है। और इसी चीज़ को यह चीज़ समझ गया हुआ और खैबर और बोलन दर्रा होते हुए 1186 ईडी में जो गजनी साम्राज्य जो अब बहुत छोटा सिमट के रह गया था, लाहौर तक सिमट के रह गया था, पंजाब तक सिमट कर रह गया था, खुसरो शाह को पराजित खुसरो को पराजित कर दिया। गजनी जो मोहम्मद गजनवी का जो आप कह सकते वंशज खुसरो था, खुसरो उसको पराजित कर दिया और पराजित करके लाहौर और पंजाब पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद गोरी पंजाब पर कब्जा कर लिया। आप कह सकते हैं कि 1190 ईडी तक आते आते मोहम्मद गोरी की सीमा और इधर पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का शासक है उन दोनों की सीमा टकराने लगी। इसी समय तवर हिंद के मुद्दे को लेकर, तवर हिंद का अर्थ हो गया पंजाब में भटिंडा, तवर हिंद को लेकर जो है दोनों में आप कह सकते हैं मतभेद बढ़ता चला गया। 1191 ईडी में तराइन का पहला युद्ध हुआ और तराइन के पहले युद्ध में इसी तवर हिंद के मैटर को लेकर तराइन का पहला युद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो गया और चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान जीत गया। 12 महीने तक पृथ्वीराज चौहान ने या राय पिथौरा ने तराइन को जो है मजबूत किलाबंदी किया, लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से एक गलती हो गया कि वह गजनी को गोरी को भी गजनी की इस तरह समझने लगा और सोचा कि ये भी जो है सिमट कर रह जाएंगे, पंजाब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। यह इसकी एक रणनीतिक भूल थी पृथ्वीराज चौहान का। फिर एक साल के बाद 1192 ईडी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो सिपह सलार था अस्कंद वह कहीं और व्यस्त था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी और पृथ्वीराज चौहान बहुत वीरतापूर्वक लड़ा लेकिन पराजित हो गया और फिर वह उसको जो है मोहम्मद गोरी ने अजमेर का शासक बना दिया, लेकिन बाद में षड्यंत्र करके इसको जो है पृथ्वीराज चौहान को मार देता है और इसके बेटे को गद्दी पर बैठा देता है। लेकिन उसके बाद लेकिन यहाँ से बात यह था कि पृथ्वीराज चौहान जो है भारतीय प्रदेश का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के वह जो है गजनी वापस हो जाता है। लेकिन एक यहाँ पर समस्या यह था कि बाद में इन शासकों को लगा कि हमें अजमेर मतलब जो तुर्क शासक थे, गोरी शासक थे, उसको लगा कि हम अजमेर दिल्ली पर कब्जा नहीं अगर करते हैं तो भारत पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाद में जो है इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के वंशज जो चौहान वंश के थे उनको जो है अजमेर से हटाकर वहाँ पर शासन स्थापित कर लिया खुद, और जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे वो चले गए रणथंभौर और वहीं से अपना सत्ता का संचालन शुरू किए। यहाँ तक मेरे ख्याल से दिल्ली भी मोहम्मद गोरी ने उसी जो यहाँ पर एक तोमर वंश था उसको वापस कर दिया था, लेकिन बाद में
मोहम्मद गोरी को यह लगा कि हम दिल्ली पर जब तक अधिकार नहीं करेंगे तब तक हम उत्तरी भारत को नहीं जीत सकते हैं। और दिल्ली की सुरक्षा के लिए मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर और बयाना को जीता। उधर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर हमला किया और कालिंजर को भी पराजित किया। फिर इसी समय जो है मोहम्मद गोरी फिर गजनी से वापस आता है 1194 AD में, और यमुना नदी को पार करके कन्नौज के पास चंदावर का युद्ध होता है। और चंदावर के युद्ध में जो है ये कन्नौज के पास है, और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी जो है गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित कर देता है। जयचंद काफी वीरतापूर्वक लड़ता है, लेकिन फाइनली वो नहीं जीत पाता है। और इस प्रकार जो है अब जो है मोहम्मद गोरी जो है बनारस तक पहुंच जाता है और बनारस में जाके मंदिरों को लूटता है। फिर जो है वह अपने एक सेना नायक बख्तियार खिलजी को पूर्वी प्रदेश का जो है भार सौंप कर वापस लौट जाता है। बख्तियार खिलजी जो है वह पूरब की ओर बढ़ते बढ़ते विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सबको नष्ट कर देता है। और बंगाल पर जाके सेन वंश का शासक जो है लक्ष्मण सेन, उसको पराजित कर देता है और उसकी राजधानी लखनऊती पर कब्जा कर लेता है। बख्तियार खिलजी यहीं तक नहीं रुकता है, वह असम की ओर बढ़ जाता है और असम में माघ शासक से उलझता है। माघ शासक क्या करता है कि काफी चतुराईपूर्ण वो पीछे बढ़ता चला जाता है और बख्तियार खिलजी उसको पीछा करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन बाद में वहाँ का मौसम इतना प्रतिकूल होता है कि बख्तियार खिलजी को पुनः वापस अपने बंगाल की ओर बढ़ना पड़ता है। लेकिन सेना काफी थक चुकी थी और बख्तियार खिलजी भी थक हार गया था। बाद में उसके एक बख्तियार खिलजी का एक जो आप कह सकते हैं सैनिक सरदार ने इसकी हत्या कर दी। यह इस प्रकार जो है इसी समय मध्य एशिया की राजनीति में भी काफी परिवर्तन हुआ और 1203 AD में जो गोरी साम्राज्य था वह ख्वारिज्म साम्राज्य से हार गया और अब इसके पास कोई चारा नहीं था गोरी साम्राज्य के पास कि अब वह पूरब की ओर देखे, भारत की ओर देखे, क्योंकि पश्चिम की ओर वह देख नहीं सकता था 1203 के बाद। अब जो है फिर से जो है वह मोहम्मद बिन गोरी जो है भारत आता है। लेकिन जब वो रिटर्न होता है यहाँ से गजनी के लिए तो एक दम्यक नामक जगह है, वहां पर 12 मार्च 1305 को मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार जो है अब मोहम्मद गोरी के पास अपना कोई संतान नहीं था। मोहम्मद गोरी कहा करता था कि किसी के पास एक पुत्र है, किसी के पास 2 पुत्र हैं, मेरे पास तो बहुत सारे पुत्र हैं, उन गुलामों को कहा करता था। उसी में इसके एक इंपॉर्टेंट गुलाम था बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने जो है भारतीय प्रदेश का प्रशासक बना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने अजमेर पर भी कब्जा किया और जब राजस्थान पर कब्जा किया तो फिर से वह मोहम्मद गोरी जो कि भीम द्वितीय से पराजित हो गया था, तो फिर से जो है वह गुजरात पर हमला करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वहां वह भीम द्वितीय को पराजित तो कर देता है, लेकिन अपना जो एक सैनिक सामंत वहां पर नियुक्त करता है, वह फाइनली उसको भागना पड़ता है गुजरात से। यह सब बात कुतुबुद्दीन ऐबक समझ रहा था और यह समझ गया कुतुबुद्दीन ऐबक कि हमारी अभी शक्ति इतनी नहीं बढ़ी है कि हम दूरस्थ प्रांतों पर, दूरस्थ क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते हैं। अगर तुर्क शासक को या मोहम्मद गोरी के जो सेनानायक थे उनको पूरब की ओर तो सफलता मिला, लेकिन पश्चिम की ओर अभी सफलता नहीं मिल रही थी। बंगाल और बिहार जीता जा चुका था मोहम्मद गोरी के गुलामों के द्वारा, सरदारों के द्वारा, लेकिन पश्चिम भारत अभी अछूत था। और इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 AD में हो जाती है। इसके आगे का जो इतिहास है वो हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। इस प्रकार यह समाप्त हो गया। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही है जो मैं दे देना चाह रहा था। वह यह कि जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था तो कश्मीर की शासक थी रानी दिद्धा। कश्मीर की शासक कौन थी? रानी दिद्धा। रानी दिद्धा उत्पल वंश की थी और चंदेल शासक मैंने बताया था विद्याधर था। पाल शासक थे उस समय महिपाल।
और गुर्जर प्रतिहार शासक थे राजपाल। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कहीं परीक्षा में पूछ लिया जाए। हाँ, दो चीज और, मोहम्मद गोरी जो है जब अजमेर जीतता है और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, तो उसके सिक्कों पर एक तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ पृथ्वीराज लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह कि कुरान का एक सिक्का मोहम्मद गोरी ने और जारी किया, जिस पर एक तरफ कुरान का आयत लिखा हुआ था, कलमा लिखा हुआ था, और दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। मोहम्मद गोरी के बारे में ये दो फैक्ट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। भारत में मैंने जो इस्लाम का उदय कैसे हुआ, महमूद गजनवी का आक्रमण क्या हुआ, और उसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। महमूद गजनवी के बाद 150 वर्षों तक जो है भारत पर कोई अन्य इस्लामी आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन महमूद गजनवी ने वह रास्ता तैयार कर दिया था कि कभी भी कोई मध्य एशिया का विजेता कभी भी भारत गंगा की वादियों में निर्बाध प्रवेश कर सकता था, और यह हुआ भी। बख्तियार खिलजी अब बंगाल तक पहुंच गया था, असम भी पहुंचा, लेकिन असम की कुछ जलवायुगत विशेषता के कारण से वापस होना पड़ा, और इस प्रकार भारत के उत्तर भारत में एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस प्रकार हम एक तरह से कह सकते हैं कि भारत का आज जो है आपका 1200 तक का इतिहास प्राचीन भारत से कंप्लीट हो गया। 1200 एडी तक का प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे, लेकिन दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि प्राचीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपके सामने डिस्कस कर दूं, जैसे कि प्राचीन भारत का स्रोत क्या था, प्राचीन भारत में इतिहास लेखन क्या था, कुछ शिक्षा संस्थान थे, वल्लभी हुए, तक्षशिला हुए, नालंदा हुए, विक्रमशिला हुए, इनकी क्या विशेषता थी, प्राचीन भारत में ज्ञान और विज्ञान का क्या स्थिति था, ये सब मैं चाह रहा हूँ कि आपको डिस्कस कर दूँ। तो मैं एक एक छोटा छोटा वीडियो लेकर 3-4 क्लास में आपको इसको पूरा कर दूंगा। उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत शुरू होगा। 1200 तक का इतिहास आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप कहीं भी मत भटकिए, इसी से आपका काम चल जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।